उसके बाद हमारे जो कभी भी अगर वाटर रिकॉर्ड साइन करना है तो बहुत जरूरी है कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर आए और स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर आए। तो दो बड़े व्यक्तित्व आए और आपको याद होगा ज्योति बसु जो कि 23 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे थे। ये रिकॉर्ड बहुत कम लोगों के पास है कि इतना लंबे समय तक आप चीफ मिनिस्टर रहे। उनका उनका जो करिश्मा था वो तो कुछ और ही था। कोई भी 23 साल तक चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता उसके अंदर करिश्मा ना हो। उनको ऑन बोर्ड लाना बहुत जरूरी था क्योंकि वेस्ट बंगाल से ये पानी को डाइवर्ट करना था जो 35,000 क्यूसेक्स की बात थी। तो वो आए। अब इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी अगर आप परमिट करें बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सुनना चाहेंगे। हाँ, तो वो जो एयरपोर्ट से उनको लाना, उनका रिसीव, उनका होटल, वो सारा जब मैंने सब कुछ अरेंज करके जब चेक वेक भी कर लिया कि सब कमरा सब ठीक ठाक है, जब मैं अपने घर आया सोने के लिए रात को 9 बजे मुझे उनके लाइजन उनका जो सेक्रेटरी है उसका कॉल आता है। कहता है बहल साहब आपने वो जो कलकत्ता वाले केले तो वहां रख दिए हैं ना, क्योंकि ब्रेकफास्ट में वो और कुछ नहीं खाते, सिर्फ वो वाले केले खाते। कलकत्ता के केले? कलकत्ता के केले जिनको मालभोज कहते हैं ना, बड़े मीठे से होते हैं, इतने साइज के। अच्छा, और छोटे साइज के? नहीं नहीं, बीच वाला साइज है। अच्छा। लेकिन बांग्लादेश में बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने साइज के। तो अब रात के 9 बजे, सुबह 7:30 बजे वो लैंड करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट में वो और कुछ लेते नहीं है, सिर्फ वो वाले केले लेते हैं जो कैलकाटा के। अब क्या करूं तो क्या करूं। फिर मेरा एक दोस्त था वहाँ, एयर इंडिया का मैनेजर, हमारी काफी दोस्ती थी और हमने अपना नेटवर्क अच्छा एयरपोर्ट वालों के साथ भी, एयर इंडिया के साथ भी, उनकी पुलिस के साथ भी, मिलिट्री के साथ भी अपना नेटवर्क बना के रखा था ताकि कभी भी कोई जरूरत आए जैसे ये वाली थी तो हम पूरा कर सके। उसको मैंने कॉल किया, रिक्वेस्ट किया कि कुछ भी हो, सुबह 6:30 बजे जो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लैंड कर रही है उसमें केले 1 दर्जन जरूर होने चाहिए, मालभोज के केले। तो सुबह 6:30 बजे वो केले लिए पहले और अपने जो पीए था उसके हाथ से भिजवाए और 7:30 बजे हमारे चीफ मिनिस्टर लैंड करते, उनको रिसीव किया। जब तक वो अपने कमरे में पहुंचे केले अवेलेबल थे उनके ब्रेकफास्ट के लिए। देखिए कई बार लाइफ में ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े डिसीजन जो ज्योति बसु ने लिए, उनकी हर मीटिंग में मैं प्रेजेंट था और देख के उनको बोलते हुए सुन के कैसे वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे उनके मिनिस्टर्स के ऊपर, वो एक नई सीख थी जो, और कैसे एक मुश्किल प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमारे प्रधानमंत्री भी आए और उन्होंने, देवगौड़ा थे, उन्होंने ये अकॉर्ड साइन किया शेख हसीना के साथ और ये गंगा अकॉर्ड की ट्रीटी 30 साल के लिए बनी। अगले साल ये लैप्स हो रही है। अगले साल लैप्स हो रही है जी। आपने गंगा अकॉर्ड के बारे में हमें काफी कुछ बताया और हर एक चीज के बाद एक कहानी तैयार है। और सबसे अच्छी बात हमें ये भी लग रही है कि हर एक जगह आपने एक माइलस्टोन सेट किया है। पहले एयर फाइटर पायलट, उसके बाद एक डिप्लोमेट और उसके बाद अब एजुकेशन सेक्टर। मैंने ये आपके बारे में जब मैंने स्टडी की तो मैंने प्रोफाइल आपकी देखी और मैं इस बात से हैरान थी कि हर जगह जहाँ जहाँ आपने ज्वाइन किया, जो जो चीज़ की, जिस जिस फील्ड में आजमाया, आपने सब जगह एक माइलस्टोन सेट किया है। तो दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड आपको मिला है, इसकी आप कहानी बताइए कि ये अवार्ड क्यों मिला है। एक्चुअली मैं सभी कुछ हमेशा एयरफोर्स को इसलिए क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ही मुझे सिखाया कैसे मेहनत करना है, कैसे फाइट करना है। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि साथ में पढ़ते रहना है। और मैंने एयरफोर्स में रहते रहते ट्रिपल मास्टर्स की और पीएचडी ली और तब एयरफोर्स को थोड़ा जल्दी छोड़ दिया क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर में जाके यूथ को मोटिवेट करना चाहता था, एम्पावर करना चाहता था। मुझे लगता था कि अगर यूथ एम्पावर हो गए इस देश के तो इस देश को कोई नहीं रोक सकता। तो और ये बात फिर आप देखते हैं आजकल सच भी है कि अगर यूथ का जो पॉपुलेशन है वो 51% से ऊपर है, 25 साल और नीचे की उम्र का। तो उस समय जब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में डायरेक्टर था वोकेशनल यानी कि कौशल विकास का, तो मैंने ये अवार्ड के लिए अपना नाम नहीं दिया, ना ही मैंने कहा कि मेरे को कंसिडर किया जाए। ये उन्होंने खुद ढूंढा है, जिस कमिटी ने बैठ के ढूंढा, उन्होंने खुद ढूंढा कि दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड फॉर एजुकेशन एंड स्किलिंग मुझे दिया जाए। लेकिन उस दौरान एक दो काम हुए थे जो मेरे डिपार्टमेंट ने किए थे और क्योंकि मैं लीडर था तो क्रेडिट तो मुझे ही मिलेगा, लेकिन किया काम सभी ने था। हमने 22,000 लोग जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स थे, जिनको हम झोला छाप कहते हैं बिहार के अंदर, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के अंदर। बड़े दिनों से वो प्लान जो था ना, क्योंकि झोला छाप के ट्रीटमेंट अगर उनको आती है देनी तो लाखों की जिंदगी बचा सकते हैं, पर अगर वो गलत ट्रीटमेंट देते हैं तो आपने देखा होगा कई बच्चे, महिलाएं वो गुजर गई। कुछ जो ना इतने ना पढ़े जो थे
झोला छाप वाले। तो ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है, बिहार में भी है, देश में भी है, तो वहाँ पे इनकी बहुत अच्छी रोल है। तो हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया था, कंपाउंडर लेवल का कोर्स, जिसमें उनको हर तरह की ट्रेनिंग, यहाँ तक कि उनको स्नेक बाइट से लेके फर्स्ट एड से लेके सब टाइप की ट्रेनिंग देनी वो सिखाई गई। तो ये कोई आसान काम नहीं है। आप एक सिलेबस बनाते हैं, आप एक बुक बनाते हैं, आप एक उसको प्रोग्राम को कैसे कंडक्ट करना है, थ्योरी कैसे कंडक्ट करनी है, प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट करना है, बड़ा आसान है। 38 डिस्ट्रिक्ट में 212 सेंटर्स के अंदर जब आप ये ट्रेनिंग कराएंगे, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स या फिर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जहां पे डॉक्टर वैसे ही बहुत कम होते हैं, और उनको आप एक साथ में 600 ऐसे डॉक्टर्स को सिखाएंगे कि करना क्या है। 38 डिस्ट्रिक्ट्स की हमने एक मीटिंग पहले सेंट्रली पटना के अंदर की, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद गया जहां मैं सीएमओ से मिला, और मेरे साथ स्टेट के अंदर के भी जो अधिकारी थे एनआईओस के, वो भी पूरे चार्ज्ड अप थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हम कर रहे थे और इसको सफल बनाया। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी तरीके के हमने काफी सारे और भी प्रोग्राम किए और अपना योगदान दिया था, जो सबने मिलके किया। लेकिन जिस टीम ने, कमिटी ने नाम ढूंढा, तो शायद उनको मेरा योगदान सही लगा और उन्होंने मुझे दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड 2019 का दिया।